नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली, राजस्थान इंस्टीट्यूट अलवर से। हम लोग यहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित जो किताबें हैं, अर्थात कौन सी किताब में कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा टॉपिक अच्छा है, उस पर बात करेंगे। और एग्ज़ाम के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उस पर बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ कई बार आयोग जो एग्ज़ाम लेता है, एजेंसियाँ जो एग्ज़ाम लेती हैं, अर्थात राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जब एग्ज़ाम लेता है तो कुछ आपत्तियां हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स के सामने एक समस्या यह आती है कि अब हम लोग कौन सी किताब का आंसर लगाएं जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हो सके और हमारी आपत्ति का निराकरण हो सके। तो ये समस्याएं स्टूडेंट्स के सामने आती हैं, क्योंकि यह देखा जाता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स को कुछ किताबों का पता नहीं होता है कि मानक किताबें कौन सी हैं जो हमारे एग्ज़ाम में सहायक हो सकती हैं। हालांकि हम लोग उन सभी किताबों को पढ़कर पढ़ाते हैं और जो सही होता है उस पर कोशिश करते हैं कि उस पर को आधार बनाया जाए। तो इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण, तो मैं पहले बात करूँगा, एक राजस्थान में एक किताब चलती है, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना ये जो किताब है, कक्षा 9 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वहाँ पर चलती है। एक ही किताब है ये, जो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना है। ये कक्षा 9 से 12वीं तक राजस्थान का जो सिलेबस है उसमें लगी हुई है। अब इस किताब की इम्पोर्टेंट क्या है, जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो इस बुक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें गलतियां बहुत सारी हैं, कॉमा बिंदुओं की गलतियां बहुत सारी हैं। जो भी लेखक है उसको शायद, मुझे ऐसा लगता है, कई भाषाओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी ये किताब अच्छी है, मैं इसको रिकमेंड करता हूं। क्योंकि इसमें से आप 2-3 टॉपिक, जैसे प्रत्यय वाला है, उपसर्ग का टॉपिक है, और इसमें जो शब्द सही और गलत हैं, शब्द शुद्धि और वो कहते हैं, उसके साथ साथ में आप इसमें से जो देख सकते हैं वाक्य सही और गलत का टॉपिक है। और एक इसमें जो पत्र के बारे संदर्भ में दे रखा है, कई एग्जाम में आते हैं, जैसे स्कूल व्याख्याता में आता है, और कॉलेज लेक्चर के बारे में संदर्भ में कई बार कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि उस सिलेबस में है नहीं कॉलेज लेक्चरर के में पत्र से संबंधित कोई टॉपिक, लेकिन स्कूल व्याख्याता के पेपर में, एसआई के में पेपर में आ जाता है। तो इनमें जब हम लोग देखते हैं उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो आप इससे 4-5 टॉपिक देख सकते हैं। एक तो प्रत्यय का टॉपिक, एक उपसर्ग का टॉपिक, समाज के बारे में कुछ गलतियां कर रखी हैं लेखक ने, लेकिन वो नगण्य गलतियां हैं, उनको नकारा जा सकता है। और एक शब्द सही और गलत, वाक्य सही और गलत, इसके बारे में 4-5 टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि इससे संबंधित पर्यायवाची शब्द आप इसमें देख सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे थे, इसके साथ में ही जब हम लोग देखते हैं, एक जो है हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन, ये एक बुक्स है, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी की। पंडित किशोरीदास वाजपेयी, ये पंडित किशोरीदास वाजपेयी की किताब है। बहुत अच्छी किताब है भाषा के संदर्भ में, हिंदी व्याकरण के संदर्भ में। लेकिन ये क्या है, कंपटीशन के काम की थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें आप जब कोर्ट में मामला जाता है तो कुछ टॉपिक्स पर क्या है, रिसर्च करके दिया हुआ है। जैसे वर्ण विचार का जो टॉपिक है, स्वरों के संदर्भ में जो टॉपिक्स हैं उनमें दिया हुआ है। और ऐसे ही कई भ्रांतियां हैं जो लोगों ने कर रखी हैं, जिनको अधूरा ज्ञान होता है व्याकरण का, उनकी भ्रांतियों का इन्होंने निवारण किया गया है। मानक किताब है, नागरिक प्रचारणी सभा की है। अगर जो इसमें वैसे तो कंपटीशन के काम की नहीं, चूंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, आपके टाइम जो है, आपका समय जो है वह ज़्यादा लग जाएगा इसके पढ़ने में।
क्योंकि ये रिसर्च बुक्स है और रिसर्च बुक होने के साथ साथ में आपको मानक रूप देती है। कई बार आयोग जो है, आयोग में आपत्ति दर्ज की जाती है, तो हम ऐसी किताबों का सहारा लेते हैं। पंडित किशोरदास वाजपेयी की है हिंदी शब्दानुशासन, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित है। आगे हम लोग बात कर रहे थे कि जब इसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं हिंदी किताब का, एक हिंदी व्याकरण में तीसरी किताब के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके कंपटीशन के काम की है, एक हिंदी व्याकरण। ये मैंने ही एक कोशिश की है, डॉक्टर फरमान अली, आप कहीं से भी ले लेंगे बाजार से, अलवर में, जयपुर में मिल जाएगी हिंदी व्याकरण। ये जो किताब है इसकी खासियत यह है कि रिसर्च अर्थात मानक किताबों को सामने रखकर और कंपटीशन को ध्यान में रखकर, रिसर्च और कंपटीशन को ध्यान में रखकर इस किताब को लिखा गया है। इसमें फालतू की कुछ चीज़ें नहीं है, आपके टू द पॉइंट है। और जितनी भी व्याकरण किताब हैं अब तक जो बाजार में हैं उन सबसे ज़्यादा अध्याय इस किताब में दिए हुए हैं। और यह पहली किताब है हमारे देश की जो हर चैप्टर के बाद जिसमें रेफरेंस दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं ध्वनि के संदर्भ में बात करते हैं कि जैसे जिसके खंड नहीं हो सके उसे ध्वनि कहा जाता है। ये किसकी परिभाषा है? कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। तो ये क्या है कि उसके चैप्टर के अंत में दिया हुआ है कि किस पेज से ली गई है। फिर पंडित किशोरदास वाजपेयी की बात करते हैं, जैसे ध्वनि के बारे में ही ध्वनि की परिभाषा को लेते हैं तब कि ध्वनि किसे कहते हैं, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो उसे ध्वनि कहा जाता है। तो ये पंडित किशोरदास वाजपेयी की जो ऐसी परिभाषा है तो हिंदी शब्दानुशासन थे तो वह चैप्टर के अंत में दिया हुआ है। तो रेफरेंस के साथ जैसे समास 4 होते हैं या 6 होते हैं, ये एक डिबेट का विषय है तो उसमें ऐसे दिया हुआ है। तो एक एक टॉपिक को रेफरेंस के साथ लिखा गया है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ कॉन्सेप्ट की बात आती है, जो विवाद होते हैं, तो आप इस किताब को ले सकते हैं। कोई एक इस किताब को ले सकते हैं और एक कक्षा 9 से 12वीं तक की जो किताब है आप उसको ले सकते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे थे, एक आप जब देखते हैं, क्योंकि अधिकतर मैं इन किताबों का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वह अधिकतर क्या है, गाइड पर विश्वास करते हैं जिसको आयोग मानता नहीं है। आयोग जो है मानक किताबों से ही जो लेक्चरर्स होते हैं, जो पेपर बनाने जाते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो जाहिर सी बात है गाइड पढ़कर तो जाएंगे नहीं या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़कर तो जाएंगे नहीं। हाँ, अगर कोचिंग का टीचर इतना रिसर्च अप्रोच रखता है, इतनी रिसर्च अप्रोच रखता है कि उन किताबों को पढ़ा हुआ है तो जरूर उसके पढ़ाई में से क्वेश्चन आते हैं। अब जो प्राइवेट एमए किए हुए हैं, जिन्होंने हिंदी कभी पढ़ी ही नहीं और वो कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो उनके बच्चे तो फेल ही होंगे ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन सा अरबी का शब्द है, कौन सा फारसी का शब्द है, कौन सा उर्दू का है, कौन सा हिंदी का है, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज है। अब कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो इनको रटकर पढ़ाते हैं तो उनके बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही प्रतिशत में ऐसे टीचर्स होते हैं जो रिसर्च बुक पढ़ते हैं और फिर उनमें से जो अच्छा मटेरियल होता है, जो कंपटीशन लायक जो बातें होती हैं, वो स्टूडेंट्स को क्लास में बताते हैं। तो एक हिंदी व्याकरण की किताब और है, कामता प्रसाद, अर्थात ये जो किताब है नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित है, कामता प्रसाद गुरु की किताब है। ये आप ले सकते हैं ये किताब, लेकिन अब ये जो है ये किताब है, ये भी एक रिसर्च बुक है, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी में, तो वहां से प्रकाशित किताब है, मानक किताब है। जब इस किताब को लिखा गया था तो एक कमेटी बैठती है, कमेटी ही जिन किताबों को पास करती है तभी वो किताबें पब्लिश होती हैं, प्रकाशित होती हैं। इसमें अच्छे टॉपिक्स हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स इसमें भी पढ़ने लायक नहीं, क्योंकि जो समास है ना, समास में क्या है कि थोड़ा बदलाव है, इसमें कुछ गलत दिया हुआ है। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे निशानन है, जलधर है, तो अब ये क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा या तो प्रूफ रीडिंग की गलती हो गई ये, या कुछ और रीजन रहा हो, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो 50 साल पहले जो शब्द जिस संदर्भ में प्रचलन में होता है वो 50 साल बाद उस संदर्भ में नहीं होता। जैसे हम लोग एक शब्द को लेते हैं, जैसे हम लोग अपने हिंदी बेल्ट में देखते हैं, एक कमीना शब्द है, गाली देते हैं कमीना,
निकम्मा, कमीना एक शब्द है। अब जब मध्यकाल में हम लोग जाते हैं तो मध्यकाल में कमीना जो है उसे कहा जाता था जो कमा कर खाता था, जिसके पास रोजगार होता था तो उसे बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ में क्या होता है, शब्दों में परिवर्तन होता है और कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं किसी विशेष अर्थ देने के लिए, कोई विशेष संकेत देने के लिए। इसलिए क्या है कि जो चूंकि कामता प्रसाद गुरु की किताब बहुत पहले लिखी गई थी, हो सकता है कुछ शब्दों में परिवर्तन आ गया हो, कुछ रूढ़ शब्द हो गया हो, इसलिए क्या है कि इसमें कुछ भ्रांतियां। हाँ, लेकिन जैसे आरपीएससी जो होते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11, 10, 12 या 13, ये ऐसे सवाल आता है। तो इस मानक किताब में दिया हुआ है कि कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसका मैंने भी उल्लेख किया है अपनी किताब में। और पंडित किसारी दास वाजपेयी ने भी कहा है कि कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। री के संदर्भ में एक जो कंट्रोवर्सी है उसका पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने और कामता प्रसाद गुरु ने, साथ में मैंने भी उसका एक निराकरण करने की कोशिश की है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं जहां पर विवाद है, कुछ अधकचरे लेखक जो होते हैं, हालांकि उन्होंने लिखने की कोशिश की है लेकिन कुछ भ्रांतियां पैदा करती हैं, तो उन भ्रांतियों के निवारण के लिए हमेशा मानक किताबें ही काम आती हैं। तो आप जब कोर्ट में कोई मसला चला जाता है या आरपीएससी जिस पर आपत्तियां लेती है और आपत्ति आप लोग दर्ज करते हैं, तो मैं इस संदर्भ में बता रहा हूं कि आप इन्हीं किताबों को मार्केट में ढूंढकर अपना आंसर निकालकर, सारी नहीं पढ़नी है आपको तो 2 किताबें पढ़नी है, एक हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 9 से 12वीं तक की, और एक मेरी आप किताब देख लीजिए या जो आपके पास है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर कुछ आपत्तियां आती हैं और आपको कोर्ट में लेकर जाना होता है तो इनमें से आप कुछ किताबों को आप चुन सकते हैं जो आप लोग वहां पर ले जा सकते हैं। तो आप ये किताब लिख सकते हैं, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की। इसके साथ ही हम लोग बात कर रहे थे व्याकरण वाटिका। व्याकरण वाटिका एक किताब है। व्याकरण वाटिका की जब हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर अनुराधा की किताब है, डॉक्टर अनुराधा की किताब है। ये शायद सीबीएसई में चलती थी पहले और बहुत अच्छी किताब है। इसमें जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का टॉपिक दिया हुआ है और जो जिस टॉपिक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। जो कारक का टॉपिक इसमें दिया हुआ है व्याकरण वाटिका में, डॉक्टर अनुराधा की जो किताब है, आप विश्वास कीजिए कि देश की किसी व्याकरण में उतना अच्छा टॉपिक नहीं दिया हुआ कारक का, जो इन्होंने कारक के संदर्भ में समझाया है और कारकों के भेद बताए हैं। जैसे कर्ता कारक होता है, अभी हम लोग समझते आते थे कि भाई कर्ता कारक किसे कहते हैं, बस इतना, लेकिन इन्होंने समझाया है कि कर्ता कारक के भी 2 भेद होते हैं, एक प्राकृतिक कर्ता और एक व्याकरणिक कर्ता। यहां तक इन्होंने समझाया है। और फिर इन्होंने बताया कि व्याकरणिक कर्ता के भी 2 भेद होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर्ता होता है और एक अप्रत्यक्ष कर्ता होता है। यहां तक इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। तो कारक का टॉपिक इसमें दिया हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, वाक्य सही और गलत है, जो व्याकरण वाटिका में दिया हुआ है डॉक्टर अनुराधा के में। ठीक है, हालांकि उन चीजों को मैंने भी इनकी किताबों से सहारा लिया है। मैंने भी कोई, अब ये तो है नहीं कि साहब हम कोई मंगल ग्रह से आमिर खान जैसे आ गए और जाकर आकर लिख दिया कोई किताब को आकर, नहीं, इन्हीं किताबों का मैंने सहारा लिया है। जिन किताबों को मैं बता रहा हूँ, इन सारी किताबों को मैंने पढ़ा और भी 10-20 किताबों को पढ़ा है, जिनका सहारा लेकर मैंने एक हिंदी व्याकरण की किताब लिखी है। तो ये व्याकरण वाटिका जो है डॉक्टर अनुराधा की, तो आपको यहाँ पर ये निर्णायक भूमिका अदा करेगी। आपको बहुत अच्छी किताब है, आप हो सकता है जयपुर में मिल जाएगी, ये नोएडा से कोई पब्लिकेशन है, वहाँ से प्रकाशित है। आप नेट पे जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी और आप वहाँ से बाई पोस्ट मंगा लीजिएगा, या मन्नी का बड़ पर मिल जाएगी। अलोर में जो मन्नी का बड़ है, अब दौसा का मार्केट को मैं जानता नहीं क्योंकि मैं कभी गया नहीं, भरतपुर मैंने कभी देखा नहीं है, और उसके बाद दूसरे जिले करौली, झुंझुनू, ये सारे चूरू, ये मैंने कभी नहीं देखे क्योंकि राजस्थान में बहुत ही कम गया हूँ। जयपुर गया हूँ 2-4 बार, और जयपुर भी तब गए जब कोई बीमार हो गया है। तो आप इस किताब को वहाँ से ले लीजिए, तो आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो कारक के जो टॉपिक दिए हुए हैं और वाक्य सही और गलत है, शब्द सही और गलत है, बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। मेरा अब भी मन करता है इस किताब को और मैं पढ़ता हूँ इसको। आगे हम लोग बात कर रहे थे, एक किताब की और बात कर रहे थे, एक व्याकरण दर्शिका एक किताब है, व्याकरण दर्शिका एक किताब है, डॉक्टर मनीषा शर्मा की है, डॉक्टर मनीषा
शर्मा की है। आप इस किताब को ले सकते हैं। यह आपको कहीं भी मार्केट में सीबीएसई में चलती है। 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की ये किताब है। 9th और 10th में किताब चलती है, व्याकरण दर्शिका डॉक्टर मनीषा की। आपको सारी किताब नहीं लेनी है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको 10 किताबों को 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक किताब को 10 बार पढ़ने की आवश्यकता है। मैं बार बार यही बतलाता हूँ, पिछले 10 साल से बताता हुआ आ रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट में, राजस्थान इंस्टीट्यूट में, कि एक किताब को 10 बार पढ़ दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक काम को 10 बार करके देखिए, आपका हो जाएगा। लेकिन आप एक ही टॉपिक को 10 किताबों से पढ़ेंगे तो हो सकता है आप उलझ भी जाएं। ठीक है, तो इसलिए अच्छा ये है कोई एक किताब ले लीजिए और उसको 10 बार पढ़ डालिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर रहे थे एक किताब और है, वृत्त व्याकरण, भास्कर के नाम से किताब है। वृत्त व्याकरण भास्कर के नाम से, डॉक्टर वचनदेव हैं, डॉक्टर वचनदेव कुमार, हालांकि कुमार नहीं रहे अब। तो वृत्त व्याकरण भास्कर जो किताब है, ये पटना से पब्लिकेशन हुआ है इस किताब का। जब हम लोग देखते हैं पटना से पब्लिश है ये किताब, और आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। ये किताब आपको बहुत अच्छी देगी काम। हर टॉपिक अच्छा है इसमें, लेकिन कुछ थोड़ा सा विस्तार से है और कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं, आप जानते हैं। तो आप इस किताब को लिख सकते हैं, डॉक्टर वचनदेव कुमार के वृत्त व्याकरण भास्कर। आगे हम लोग बात कर रहे थे, एक किताब के संदर्भ में और बात कर लेते हैं, आधुनिक हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण एवं रचना, आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना के नाम से किताब है, एवं रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की एक किताब है। ये भी जो है बिहार पटना से ही पब्लिकेशन है इसका भी। तो ये जो किताब है हिंदी व्याकरण की, 8 किताबें मैंने आपको बताई है, मैं दोबारा से एक बार बताता हूं आपको। ठीक है, हिंदी आपको जो कंपटीशन में, राजस्थान में कंपटीशन में पढ़नी है, हिंदी व्याकरण से संबंधित नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये जो है कक्षा 9 से 12वीं तक की एक ही किताब है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है। आप इस किताब को बाजार से ले सकते हैं, और इसमें जो टॉपिक मैंने बताए हैं फिर दोबारा से मैं बता देता हूं। प्रत्यय का टॉपिक, उपसर्ग का टॉपिक, शब्द सही और गलत, और उसके बाद में आप वाक्य सही और गलत, ये भी आप इससे देख सकते हैं, और पत्र से संबंधित आप इसमें देख सकते हैं। हाँ, आप इसमें नहीं देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे जो शब्दों की उत्पत्ति है, जैसे विदेशी शब्द जो हैं, अरबी, फारसी, तुर्की भाषा के जो शब्द है, इसके बारे में लेखक की जानकारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसमें कुछ गलत दिया हुआ है इस चीज़ को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे हिंदी शब्दानुशासन, पंडित किशोरीदास वाजपेयी। जब कोर्ट में मामला जाता है, आयोग जब किसी आपके आंसर को नहीं मानता है और आपके इस पे बात पे कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको अपने ऊपर कि मेरा सवाल सही है, तो फिर आप ऐसी किताबों को ढूंढे पंडित किशोरीदास वाजपेयी की, वहां अगर वो मिलता है उसको आप प्रूफ के रूप में पेश कर दीजिए, आपका आंसर नहीं जुटलाया जाएगा। फिर आगे हम लोग बात कर रहे थे, इसी के संदर्भ में बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण कि मैंने ही एक किताब लिखी है, रेफरेंस के साथ में है। आप इस किताब को लेंगे तो जो संदर्भ ग्रंथ सूची है, इसके जो किताब के अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी हुई है, तो वहां बहुत भाषा की अर्थात व्याकरण की बहुत सारी किताबों की लिस्ट दी हुई है। तो आप वहां से भी एक लिस्ट देख ले सकते हैं कि कौन सी किताबें कहां से प्रकाशित है। वहां से आप, अगर आपको जो अच्छी किताब लगती है व्याकरण के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, तो उन किताबों को आप मंगा सकते हैं। लेकिन बशर्ते यह है, शर्त यह है कि एक ही किताब पढ़ो और उसको 10 बार पढ़ो, फिर आप उसको और चाहे तो दूसरी किताब एक सहायक के रूप में, तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। राजस्थान के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए, और यूपी टीजीटी पीजीटी, दिल्ली टीजीटी पीजीटी, आरएस को ध्यान में रखते हुए,
और लोक सेवा आयोग की आरपीएससी की जो भी परीक्षाएं या रीट का एग्जाम होता है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस किताब को लिखा है। कामता प्रसाद गुरु की किताब है हिंदी व्याकरण, आप इसे ले सकते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की किताब है, अच्छी किताब है, जब कोर्ट में कोई मसला उलझता है तो आप इसको ले सकते हैं। व्याकरण वाटिका डॉक्टर अनुराधा की है, आपको सहज उपलब्ध हो जाए तो आप देख लीजिएगा। व्याकरण दर्शिका डॉक्टर मनीषा शर्मा की है। व्याकरण वाटिका में जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और कारक का टॉपिक इसमें बहुत दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है। व्याकरण दर्शिका में डॉक्टर मनीषा शर्मा की किताब है, इसी लेवल की किताब है जो व्याकरण वाटिका है, उसी लेवल की डॉक्टर मनीषा शर्मा की किताब है। वृहत व्याकरण भास्कर डॉक्टर वचनदेव कुमार की है, बहुत सारा शब्दकोश दिया हुआ है, अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की एक किताब है, आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं, मैंने आपको 8 किताबें बताई है हिंदी व्याकरण पर, ठीक है, और उन 8 किताबों में से आप राजस्थान के जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं 2 किताबों को कक्षा 9 से 12वीं तक, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना एक ही किताब है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है। एनसीईआरटी की नहीं है वही किताब है, वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, एनसीईआरटी की बनाकर उसको प्रस्तुत किया गया है और कुछ गलतियां हैं उनको साइड में छोड़ दीजिए। एक मेरी किताब ले लीजिए, उसमें संदर्भ ग्रंथ सहित आपको मिल जाएगा, और फिर यह आपके सामने मैंने बहुत सारी किताब बताई दी हैं। बाकी इसके साथ साथ जो आपका समग्र व्याकरण है जितने भी कंपटीशन में आता है, मैं आपको यहाँ पर एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और 25 के बाद में मैं आपको एक एक टॉपिक का जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो भेजता रहूँगा, और कुछ मतलब 2-2, 3-3 पर डे के हिसाब से भेजते रहूँगा, और आपके जो 30-32 चैप्टर होते हैं हिंदी व्याकरण में उन पर मैं आपसे बातचीत करूँगा। जितने भी टॉपिक है, आपका जो सिलेबस है, चाहे आप पटवार का एग्जाम दीजिए, एसआई का दीजिए, स्कूल व्याख्याता का या सेकंड ग्रेड का या ग्राम सेवक का या आरजेएस में जो हिंदी आती है या आरएस में हिंदी आती है व्याकरण का पोर्शन, या कॉलेज लेक्चरर में कुछ हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगा हुआ है, उस पर आप बातचीत कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन वीडियो भेजूंगा, लेकिन 25 के बाद ही मैं भेज पाऊंगा, क्योंकि अभी कॉलेज लेक्चरर्स के जो कुछ टॉपिक हैं भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र, उनकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको 25 के बाद में मैं ये वीडियो भेजूंगा। और कोई जैसे इंक्वायरी हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे, मुझसे बात करके मैसेज छोड़कर व्याकरण से संबंधित है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग पढ़ाई से संबंधित बात करेंगे। नमस्कार।